गुड मॉर्निंग, दिस इज अनमोल रायका। और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है ग्रोथ ऑफ सूफिज्म इन इंडिया विद रेफरेंस टू चिश्ती सिलसिला। तो दो वर्ड यहाँ पे ध्यान रखने हैं, सूफिज्म और चिश्ती सिलसिला। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है BHIC 133 के यूनिट 16 का। दो वर्ड जो है इसमें, सूफिज्म और चिश्ती सिलसिला। एक वर्ड को एक बार में समझते हैं। सूफिज्म को आसान भाषा में कहूं तो आप भक्ति मूवमेंट से काफी रिलेट करके देख सकते हो इसको। जैसे भक्ति मूवमेंट इंडिया में क्या कर रहा था कि वो सोशल डिस्क्रिमिनेशन को धीरे धीरे वीकन कर रहा था। सेम इस्लामिक ट्रेडिशन में सूफिज्म सोशल डिस्क्रिमिनेशन को धीरे धीरे वीकन कर रहा था। भक्ति मूवमेंट कह रहा था एक पर्सनल गॉड की तरफ डिवोशन अपना शो करो, ठीक है। सेम सूफिज्म जो है वो कह रहा था कि जो डिवोशन है उसको सिंपल और हार्टफेल्ट तरीके से करो। ऑर्थोडॉक्स रिचुअल्स को दोनों ही भक्ति मूवमेंट और सूफिज्म दोनों डिसरिगार्ड कर रहे थे, सोशल डिस्क्रिमिनेशन को डिसरिगार्ड कर रहे थे, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं जो दोनों में सिमिलर थी और यही बेसिक आइडियोलॉजी थी। वर्निकुलर लैंग्वेज का जो यूज है, एक्सटेंसिव यूज, ये आपको दोनों में देखने को मिलेगा। तो सूफिज्म आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा चिश्ती सिलसिला, अब ये दो वर्ड से मिलकर बना है, चिश्ती और सिलसिला। चिश्ती जो वर्ड है वो इसीलिए आया क्योंकि ये जो सिलसिला था, अब सबसे पहले सिलसिला समझते हैं, सिलसिला के बाद आपको चिश्ती समझ में आ जाएगा। सिलसिला क्या होता है? जैसे एक सूफी मास्टर है, वो अपने डिसिपल को, अपने स्पिरिचुअल डिसेंडेंट को अपनी टीचिंग्स जो है, अपनी प्रीचिंग्स जो है वो ट्रांसफर करता है। वन सूफी मास्टर ट्रांसफर्स हिज खिलाफत टू हिज स्पिरिचुअल डिसेंडेंट और खलीफा, ठीक है। एक जो सूफी मास्टर है वो अपने खलीफा को अपनी खिलाफत ट्रांसफर करता है, ये है सिलसिला, ठीक है। उर्दू में इसका मतलब होता है सागा। सागा इन द सेंस कि एक तरीके से एक चेन बन जाती है, एक लीनियज बन जाती है, ठीक है। तो एक मास्टर से एक डिसिपल को जाएगा, फिर वो मास्टर फिर किसी और डिसिपल को देगा, ठीक है। तो ये हो गया सिलसिला। अब ये जो सिलसिला है चिश्ती सिलसिला, ये ओरिजिनेट हुआ था चिश्त अफगानिस्तान में। दैट्स वाई इसका नाम पड़ा चिश्ती सिलसिला। और इसको इंडिया में लाया गया था द्वारा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ठीक है। बाय ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती इट केम टू इंडिया, ठीक है। इट वाज बॉट टू इंडिया बाय ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ठीक है। तो चिश्ती सिलसिला भी समझ में आ गया, सूफिज्म भी समझ में आ गया। अब एक इंपॉर्टेंट बात इंट्रोडक्शन में और आप लिख देना, ठीक है, कि ये जो था ये तीन बेसिक पिलर्स पे टिका हुआ था सूफिज्म, और इसकी ग्रोथ भी इन्हीं तीन बेसिक पिलर्स पे थी। सबसे पहला इंक्लूसिव अप्रोच। आप देखोगे कि इंक्लूसिव अप्रोच का मतलब होता है कि सब लोगों को समानता से देखना, सब लोगों को इस मूवमेंट के अंदर जोड़ा गया, कोई भेदभाव नहीं करा गया। फिर दूसरी चीज थी इंक्लूसिव अप्रोच के अलावा स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, कि स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस पहले जो होता था वो ऑर्थोडॉक्स तरीके से होता था, ऑर्थोडॉक्स रिचुअल्स होते थे। सूफिज्म ने उन ऑर्थोडॉक्स रिचुअल्स को, उन परंपराओं को जो कि बहुत ही ऑर्थोडॉक्स नेचर में थी, उनको डिसरिगार्ड किया, जिससे लोगों को और आसानी हुई, ठीक है, रिलीजियस प्रैक्टिसेस में, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में। देन द थर्ड पिलर वाज सोशियो कल्चरल कंट्रीब्यूशंस, यानी कि समाज पे इसका जो प्रभाव था वो भी काफी अच्छा पड़ रहा था। सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स हो रहे थे इसकी वजह से, ठीक है। और कल्चर भी काफी जुड़ा हुआ था सूफिज्म से, क्योंकि वर्निकुलर लैंग्वेज की प्रैक्टिस की जा रही थी किसी भी सूफी सेंट के प्रीचिंग्स में, या फिर जो कव्वाली वगैरह का, पोएट्री का, म्यूजिक का, सॉन्ग्स का, डांस का काफी यूज किया जा रहा था इस सूफिज्म की वाइड स्प्रेड में। ओके, तो यहां पे हमारा इंट्रोडक्शन खत्म होता है। किन तीन पिलर्स पे टिका हुआ था ये आपको समझ में आ गया, तो बाकी पूरा आंसर जो है इजी होने वाला है। हमें इस टॉपिक में से 400 वर्ड्स निकालने हैं, क्योंकि आंसर की डिमांड हमेशा वर्ड लिमिट जो होती है वो 400 वर्ड्स की होती है। ऑलराइट, तो नेक्स्ट सब हेडिंग पे हम बढ़ते हैं, दैट इज अर्ली ग्रोथ ऑफ सूफिज्म इन इंडिया। तो शुरुआती तौर पर ग्रोथ के क्या रीजन रहे? तो दो रीजन रहे। इंडिया में सबसे पहले तो ये लाया कैसे गया? आया था ये बाय
इन्वेडर्स। कौन से इन्वेडर्स? टर्किश इन्वेडर्स जो शुरू शुरू में इंडिया में आए थे, वो अपने साथ साथ सूफी ट्रेडिशन को लेकर आए इंडिया। अब टर्किश इन्वेडर्स आपको याद होंगे, उनके साथ साथ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भी आए, जो अपने साथ साथ चिश्ती सिलसिला लेकर आए थे। ठीक है, ये 12th सेंचुरी, लेट 12th सेंचुरी की बात है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। थोड़ा टाइम पीरियड अगर आपके दिमाग में रहता है ना, तो पिक्चर और ज्यादा क्लियर हो जाती है। इसीलिए ये डेट भी थोड़ा सा याद रखना। एग्जैक्ट कोई डेट नहीं है, बट हाँ लेट 12th सेंचुरी है, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। उसके अलावा पॉलिटिकल पेट्रोनेज। पेट्रोनेज वर्ड का मतलब होता है सपोर्ट। अब पॉलिटिकल सपोर्ट भी मिल रहा था सूफीज्म को, क्यों? क्योंकि दिल्ली सल्तनत के जो रूलर्स थे, बड़े बड़े मुस्लिम रूलर्स जो थे, वो सूफीज्म को प्रमोट कर रहे थे, एनकरेज कर रहे थे। ठीक है, वो उन्होंने एस्टेब्लिश करा। कैसे हेल्प कर रहे थे? यहां पे आप देखोगे, एस्टेब्लिश खानकाज एंड दरगाह। खानकाज भी बनाए गए और दरगाह भी बनाए गए। खानकाज क्या होता है? खानकाज इज अ प्लेस फॉर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस एंड रिलीजियस एजुकेशन। रिलीजियस एजुकेशन प्रोवाइड की जाती थी यहाँ पे, और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस जैसे नमाज अदा करना, या कोई भी कुरान के वर्सेस बच्चों तक पहुंचाना, या किसी भी सिर्फ जरूरी नहीं है बच्चे, एडल्ट्स या बुजुर्गों को भी जो है रिलीजियस एजुकेशन प्रोवाइड करना, ये एक जगह पे होता था। और ये जो इमेजेस है नीचे, ये खानकाज की हैं, विकिपीडिया से मैंने निकाली है, आप लोग भी ये इमेजेस सर्च कर सकते हो। ठीक है, तो खानकाज समझ में आ गया होगा। उसके अलावा दरगाह तो आप सभी को पता ही है, जो भी सूफी सेंट्स होते थे, उनके श्राइन को दरगाह कहा जाता है। ठीक है, तो वो दरगाह भी एक सेंटर बन चुके थे स्पिरिचुअल लर्निंग एंड कम्युनिटी वेलफेयर का। ठीक है, ओके। तो पॉलिटिकल पेट्रोनेज, पॉलिटिकल सपोर्ट मिला। पॉलिटिकल जो लीडर्स थे, रूलर्स थे, उन्होंने सपोर्ट किया सूफिज्म को, प्रमोट किया बाय एस्टेब्लिशिंग खानकाज एंड दरगाज। ठीक है, और ये खानकाज और दरगाह जो हैं, वो सेंटर्स बने फॉर स्पिरिचुअल लर्निंग एंड कम्युनिटी वेलफेयर। ठीक है, जिससे ऑब्वियसली क्या हुआ कि समाज में ये सूफिज्म जो है फैलने लग गया। ठीक है, तो ये रीजन थे अर्ली ग्रोथ के। अर्ली ग्रोथ में इन्वेडर्स और पॉलिटिकल रूलर, सिर्फ इन दो का प्रोमिनेंट जो रोल है वो हमें देखने को मिला। उसके बाद हम देखते हैं चिश्ती सिलसिला क्या था। ठीक है, चिश्ती सिलसिला के बारे में दो तीन बात। सबसे पहले हमने ये देख लिया कि ये चिश्त अफगानिस्तान से आया। कौन लेके आया? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती लेकर आए थे इन्हें। ठीक है, जिनको गरीब नवाज भी कहा जाता था, यानी कि बेनिफैक्टर ऑफ पुअर। ठीक है, ओके। मतलब बेनिफैक्टर ऑफ पुअर मतलब कि पुअर के जो भले में काम करे। ठीक है, भला करने वाला गरीबों का। ठीक है, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को गरीब नवाज भी कहा जाता था। उसके अलावा उन्होंने अजमेर में चिश्ती ऑर्डर का एस्टेब्लिशमेंट किया था। ठीक है, उसके अलावा आप देखोगे तीन बेसिक पिलर्स। अब देखो इनकी टीचिंग्स, देखो सूफिज्म के तीन पिलर्स हमने पढ़े। अब देखते हैं इनकी टीचिंग्स के जो मेन तीन पॉइंट्स, पिलर्स नहीं बोलूंगा मैं यहाँ पे, मेन की पॉइंट्स क्या थे इनकी टीचिंग के। सबसे पहला था कि इन्होंने एम्फसाइज किया लव, टॉलरेंस एंड चैरिटी। लव मतलब सबके प्रति प्रेम भाव रखना अपना। ठीक है, उसके अलावा टॉलरेंस मतलब, अब मैं ये टॉलरेंस से मतलब ये है कि अपना आपा ना खोना, टॉलरेट करना किसी भी गलत रिएक्शन को। ठीक है, और अपनी सच्चाई के मार्ग पर चलते रहना। उसके अलावा चैरिटी, चैरिटी मतलब क्या है? औरों का भला करना। ठीक है, तो ये तीन बेसिक प्रिंसिपल्स थे इनकी टीचिंग्स के। एक तो था लव, दूसरा था टॉलरेंस, तीसरा था चैरिटी। ये मैंने यहाँ पे रेड कलर में हाईलाइट भी कर दिया है। आप इन तीन चीज को जरूर लिखेगा कि उनकी टीचिंग्स में इन तीन चीजों पर एम्फोसिस किया गया है। ठीक है, और अब टॉलरेंस, टॉलरेंस को आप यहाँ पे ये भी ले सकते हो कि ये टॉलरेट करते थे सोशल स्ट्रेटिफिकेशन को, डिस्क्रिमिनेशन को टॉलरेट करते थे। ये भेदभाव नहीं करते थे कि वो लोअर क्लास का है या वो अपर क्लास का है। ठीक है, तो उनके अंदर इस चीज को लेकर टॉलरेंस थी। उसके अलावा कोर टीचिंग्स। अब कोर टीचिंग्स में आप देखने को मिलेगा कि उनकी टीचिंग्स में मेटेरियलिज्म को रिजेक्ट किया गया। ठीक है, कि जो मेटेरियलिज्म आजकल बहुत लोगों में बढ़ रहा है कि हमें बड़ी गाड़ी चाहिए, बड़ा महल चाहिए, बंगला होना चाहिए, स्विमिंग पूल होना चाहिए उसमें।
ठीक है, आईफोन रखना है हमें अपने पास, ये सब क्या है, मेटेरियलिस्टिक, मटेरियल पे ज्यादा फोकस करते हैं। बड़े बड़े ज्वेल्स पहनते थे उस टाइम पे, ठीक है, बड़े बड़े सोने के मुकुट होते थे, ठीक है, सोना चांदी बहुत ही एक्वायर करने की कोशिश करते थे लोग। तो उस टाइम पे मटेरियलिज्म था, ऑल अबाउट गोल्डन प्रोडक्ट्स एंड ज्वेल्स, ठीक है। तो यहाँ पे मटेरियलिज्म को रिजेक्ट करा किसने, सिलसिला ने, चिश्ती सिलसिला ने। और स्ट्रेस किस पे किया गया, सिंप्लिसिटी, ह्यूमिलिटी एंड डिवोशन। डिवोशन, भाई सूफिज्म का भी मेन प्रिंसिपल डिवोशन ही है टुवर्ड्स गॉड, ठीक है। और ह्यूमिलिटी मतलब बड़े प्रेम भाव से रहना, सिंप्लिसिटी की मटेरियलिज्म से दूर सिंपल लाइफ जीने का इनका टीचिंग का जो है स्ट्रेस रहता था, इन तीन चीजों पर रहता था। ऑलराइट, फिर है इंक्लूसिविटी, ये चीज हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इंक्लूसिव इन नेचर था। चिश्ती सिलसिला जो था वो अपने आप में इंक्लूसिव इन नेचर था, बैकग्राउंड से डिपेंड नहीं करता, ठीक है, कि आप सूफिज्म को फॉलो करोगे कि नहीं, बैकग्राउंड आपका कुछ भी हो, सूफिज्म आपको इक्वल नजरों से देखता था, ठीक है। तो एक सेंस ऑफ यूनिटी एंड कम्युनल हार्मनी जो है ये प्रमोट करता था चिश्ती सिलसिला। ऑलराइट, तो ये फाउंडेशन और प्रिंसिपल्स। अब प्रिंसिपल्स में हमने एक तो ये देखा कि ख्वाजा मोइनुद्दीन किस चीज पर फोकस करते थे, उसके बाद चिश्ती सिलसिला की और बेसिक टीचिंग्स क्या थी, मेटेरियलिज्म से दूर, सिंप्लिसिटी, ह्यूमिलिटी एंड डिवोशन, ठीक है, उसके अलावा इंक्लूसिविटी। ये फाउंडेशन और प्रिंसिपल है। अब मेन बात आती है कि हम ग्रोथ के अंदर ये सब क्यों पढ़ रहे हैं, हम की फीचर्स क्यों पढ़ रहे हैं उच्च सिलसिला के। हमें तो ये ध्यान देना है कि उसका ग्रोथ कैसे हो रहा था। अब जिस भी ये जो टीचिंग्स थी, इसमें इतनी अच्छी अच्छी बातें कही गई, ये खुद अपने आप में एक फैक्टर था इसके ग्रोथ। कोई भी अच्छी चीज होगी जो लोगों में समानता का भाव प्रकट करेगी, ठीक है, तो वो अपने आप में एक तरीके का एक फैक्टर बन जाएगी उसके ग्रोथ का। ऑलराइट, तो ये चीजें हमने इसलिए डिस्कस करी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चीज हम पढ़ते हैं स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस एंड रिचुअल्स, ठीक है। तो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कौन कौन सी होती थी, धिक्र एंड समा, ठीक है। अब धिक्र क्या है, रिमेम्बरेंस ऑफ गॉड, भगवान को याद करना, अल्लाह को याद करना, ठीक है। उसके अलावा समा क्या है, स्पिरिचुअल म्यूजिक एंड डांस, ठीक है। तो अब ये धिक्र और समा जो है ये सोशल प्रैक्टिसेस सूफिज्म में जो है बहुत ही ज्यादा पॉपुलर थी। अब इनसे हुआ क्या, इनसे हुआ ये कि जो ऑर्थोडॉक्स रिलीजियस रिचुअल्स हैं उनको इन्होंने डिसरिगार्ड करा, कि पहले जो है बड़े रीति रिवाजों के साथ जो है भगवान की या अल्लाह की जो है वो प्रेयर की जाती थी। इन्होंने उस चीज को डिसरिगार्ड करा। इन्होंने कहा कि भगवान से कनेक्शन जो है वो इतना मुश्किल नहीं है, इसको इतना पेचीदा, इतना कॉम्प्लेक्स ना बनाया जाए, बल्कि इसको बड़े आसान तरीके से कहा जा सकता है। अगर तुम्हारा दिल सिंपल है, बड़े दिल से अगर तुम शिद्दत से दुआ करते हो, तो तुम्हारा जो गॉड से कनेक्शन है वो अपने आप बन जाएगा, ठीक है। तो इट वॉज ऑल अबाउट सिंप्लिसिटी, ठीक है। यही उनकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में भी देखने को मिलता है। उसके अलावा आप देखोगे कि खानकाज एंड दरगाह जो है ये बिल्डअप करवाए गए थे। खानकाज में भी वही हो रहा है कि रिलीजियस एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है, ठीक है। उसके अलावा दरगाह जो है श्राइन्स ऑफ सूफी सेंट्स, ठीक है, तो वो एक तरीके का पिलग्रिमेज साइट बन चुके हैं जहां की डिवोटीज आते हैं ब्लेसिंग्स के लिए और स्पिरिचुअल सोलस के लिए। अब सोलस क्या है, सोलस है कंफर्ट इन टाइम्स ऑफ ग्रीफ। कभी भी इंसान अगर हराश या निराश होता था तो वो दरगाह की तरफ जाता था, दुआ मांगता था और अपने आप को एक स्पिरिचुअल सोलस प्रोवाइड करता था, एक कंफर्ट प्रोवाइड करता था, ठीक है। तो ये जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हैं ये लोगों को बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रही थी, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्थोडॉक्स रिचुअल्स को डिसरिगार्ड कर रही थी और भगवान के साथ कनेक्शन, अल्लाह के साथ कनेक्शन को बहुत ही ज्यादा इजी बना रही थी, ठीक है। तो ये भी एक रीजन था इनके पॉपुलैरिटी का, ठीक है। उसके अलावा इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी एंड कल्चर। अब इसका प्रभाव सोसाइटी और कल्चर पे भी बहुत अच्छा पड़ा,
क्या सोशल वेलफेयर प्रोग्राम स्टार्ट हुए, क्या लोगों को शेल्टर, फूड एंड मेडिकल केयर प्रोवाइड किया जाने लगा। सूफिज्म को जो भी फॉलो करते थे उनके अंदर हमने मोइनुद्दीन, जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हैं, उनकी टीचिंग्स के अंदर हमने एक पॉइंट पढ़ा था, चैरिटी। तो चैरिटी को भी काफी प्रमोट करता था सूफिज्म। अब चैरिटी मतलब क्या है, जो भी नीडी पर्सन होता था उसको उसकी नीड की चीज प्रोवाइड की जाती थी, फिर वो चाहे फूड हो, शेल्टर हो या मेडिकल केयर हो। ऑलराइट, तो सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स होने लग गए। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ सर्विस टू ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी को सर्विस का प्रिंसिपल जो था उसको दर्शाता है ये सोशल वेलफेयर। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें कल्चरल सिंथेसिस, तो वर्नेकुलर लैंग्वेज का जो इस्तेमाल है ये सूफिज्म में भी होता था। उनके जो कव्वालीज होती थी, जो सॉन्ग होते थे, जो पोएट्री होते थे, जो लोकल कस्टम्स को जो वो फॉलो करते थे, उनमें वर्नेकुलर लैंग्वेजेस का एक्सटेंसिव यूज देखने को मिलता है, जिससे लोगों के साथ कनेक्शन बड़े आसानी से हो गया और बड़ा इम्पैक्ट रहा उस कनेक्शन का। ऑलराइट, थर्ड इज इन्फ्लुएंस ऑन भक्ति मूवमेंट। भक्ति मूवमेंट पर भी इसका इन्फ्लुएंस पड़ा और भक्ति मूवमेंट का इन्फ्लुएंस इस पर भी पड़ा। ठीक है, क्योंकि ये दोनों पैरेलल चल रहे थे, सेम बातों को ये बहुत ही ज्यादा प्रमोट कर रहे थे। अब जब जिनके प्रिंसिपल सेम है तो उनका एक दूसरे पर प्रभाव करना पड़ना बहुत ही ज्यादा लॉजिकल लगता है। ठीक है, तो यहां पे एक लाइन है, क्रॉस पॉलिनेशन ऑफ आइडियाज एनरिच्ड बोथ ट्रेडिशंस। सूफिज्म का भक्ति मूवमेंट पे प्रभाव और भक्ति मूवमेंट का सूफिज्म पे प्रभाव जो है वो दोनों ही ट्रेडिशंस को जो है वो बढ़ाने लग गया। ऑलराइट, तो सोसाइटी और कल्चर पे भी इसका बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट हमें देखने को मिला। जो जरूरतमंद लोग थे उनकी हेल्प ज्यादा होने लग गई, ह्यूमैनिटी की बात होने लग गई, वर्नेकुलर लैंग्वेज का यूज एक्सटेंसिव यूज होने लग गया, जिससे लोगों पर इम्पैक्ट ज्यादा पड़ने लग गया। उसके अलावा जो दूसरे रिलीजन थे, जैसे हिंदुइज्म में जो भक्ति मूवमेंट चल रहा था, उस पर भी इसका बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिला, जिससे ये और पॉपुलैरिटी गेन कर गया। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि इंपॉर्टेंट चिश्ती सेंट्स कौन कौन थे। सबसे पहले बख्तियार काकी, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ये मोइनुद्दीन चिश्ती के डिसिपल थे। ठीक है, और दिल्ली में बेसिकली इनकी एक मास्टर्स लेगेसी थी। ठीक है, और उसके बाद सेकंड थे निजामुद्दीन औलिया। ये निजामुद्दीन औलिया जो थे ये बहुत ही फेमस, सबसे फेमस अगर मैं कहूं तो चिश्ती सेंट में निजामुद्दीन औलिया थे। ठीक है, इनकी टीचिंग जो थी वो बहुत सारे लोगों को और हर तबके के लोगों को उन्होंने अट्रैक्ट करा। ठीक है, उसके बाद इन्हीं के डिसिपल आते हैं अमीर खुसरो। अमीर खुसरो इनके डिसिपल थे, काफी फेमस पोएट रहे हैं, म्यूजिशियन रहे हैं, स्कॉलर रहे हैं। ठीक है, इनका इंडियन लिटरेचर में भी काफी बड़ा एक रोल रहा है। ठीक है, और इनकी कवालीज भी काफी ज्यादा पॉपुलर थी। ठीक है, अब बात आती है कि क्या सूफिज्म को कोई चैलेंजेस भी फेस करने पड़े। तो देखिए, जो ऑर्थोडॉक्स ट्रेडिशन को ये डिसरिगार्ड करता था, तो ऑब्वियसली जो ऑर्थोडॉक्स रिचुअल्स के समर्थन में थे वो इसके खिलाफ हो गए। वो कहते थे नहीं, ये ऑर्थोडॉक्स रिचुअल्स जो है ये इंपॉर्टेंट है, जबकि सूफिज्म उसको डिसरिगार्ड करता था। तो काफी भारी भरकम अपोजिशन देखने को मिला ऑर्थोडॉक्स जो रिचुअल्स में मानने वाले लोग थे। ठीक है, उसके अलावा फिर क्या ये अडेप्ट कर पाया? हाँ, तो इसने अडेप्ट करा। इस इंडिया में आने के बाद इसने रीजनल लैंग्वेजेस को, वर्नेकुलर लैंग्वेजेस को काफी एक्सटेंसिव तरीके से यूज किया, जिससे ये पॉपुलर हुआ। तो ये एडेप्टेशन का इसका एक पॉइंट आप मान सकते हैं कि इंडिया में आके सूफिज्म ने अडेप्ट करी यहाँ की लैंग्वेजेस। ऑलराइट, तो ये एक काफी बड़ा एलिमेंट था इसके पॉपुलैरिटी का। ठीक है, तो यहीं पे हम अपनी सारी बातों को कंक्लूड करते हैं कि चिश्ती सिलसिला जो था, सूफिज्म जो था, वो लव, इंक्लूसिविटी और सर्विस टू ह्यूमैनिटी, इन तीन चीजों में बहुत ज्यादा विश्वास रखता था, बहुत ज्यादा एम्फेसिस रखता था। ठीक है, और इस
के चलते, इंक्लूसिविटी, सर्विस टू ह्यूमैनिटी और लव के चलते उन्होंने काफी वेलफेयर प्रोग्राम्स चलाए। ठीक है, जो रिचुअल्स थे ऑर्थोडॉक्स, उनको डिसरिगार्ड करा। लोगों का भगवान के साथ, अल्लाह के साथ कनेक्शन बहुत ही आसान बनाया। ठीक है, तो यहां पे हम सारी बातों को पूर्ण विराम लगाते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। ये यूनिट 16 का पार्ट 2 था। बाकी पार्ट्स भी होंगे, वो नेक्स्ट वीडियोस में आपको देखने को मिलेंगे। मैं क्वेश्चन वाइज प्रीवियस ईयर पेपर से टॉपिक्स उठा रहा हूं। जो टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहे हैं पहले उनको क्लियर कर रहा हूं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।